हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका भाईयो यो रामलाल आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड के 11th लेक्चर में, जिसमें हम जो भी सर ने क्लास में क्वेश्चन कराए हैं हम डिस्कस करेंगे। मेरी वॉल्यूम थोड़ी सी डाउन होगी क्योंकि रात के बज रहे हैं 11:30। तो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है ना? ठीक है, ज़्यादा नाटक ना किया करो। ठीक। अब देखो, हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। क्या? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट पर दो डाइपोल हैं, एक डाइपोल मेरा r डिस्टेंस पर है, दूसरा डाइपोल 2r डिस्टेंस पर है। P1 डाइपोल की वैल्यू 8p है, P2 डाइपोल की वैल्यू p है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन और डाइपोल की लाइन सेम लाइन पर है कि नहीं है? तो हम इसको मान लेते हैं कुछ E1, इसको मान लेते हैं E1, इसको E2। ठीक है। तो जो E1 होगा, E1 क्या होगा भाई? एक बात बताना मुझे। कौन सी बात? एक ये बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच का रिलेशन अलोंग द एक्सेस, ये एक्सेस के जैसा है ना। E1 एक्सेस, तो एक्सेस पर क्या होता है फॉर्मूला? सिंपली क्या पढ़े हैं हम? पहले अच्छा नॉर्मल फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। क्या पढ़े हैं हम एक्सेस के अलाउंग? एक्सेस मतलब लेटा हुआ इंसान, लेटा हुआ मतलब वैल्यू बड़ी, मतलब 2kp/r³। आर क्या है? आर है मेरा डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच की डिस्टेंस। ठीक। अब देखो, तो यहाँ 2kp/r³ हो जाएगा, सीधा सीधा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अब देखो, ये जो p है ये क्या है यहाँ पे? तो 2/r³। बट यहाँ पर जो p है वो क्या है? वो मेरा है 8p। तो यहाँ पर हम 8p रख दें। और ये जो r है वो कितना है? डाइपोल से कितना दूर है इलेक्ट्रिक फील्ड? 2r³। तो ये 2k 8p/2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूना 8, और r का तो r³ ही हो जाएगा, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। तो जो मेरा E1 है वो 2kp/r³ आ गया। इस बात पे ध्यान देना, जब जब 2r डिस्टेंस पर 8p डाइपोल है तब उसका आंसर E जो होता है वो 2kp/r³ आएगा। ध्यान देना, अगले कुछ क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन में यूज होगा तो मैं वहाँ पर डायरेक्ट बता दूंगा कि देखो उसमें बताया था। ठीक। क्योंकि यार लेक्चर लेंथी हो जाता है, मैं डिटेल क्लास थोड़ी करवा रहा हूँ या मुझे पूरी क्लास पढ़ा रहा हूँ। और यहाँ पर क्या हो जाएगा E2, ये सिंपली r डिस्टेंस पर है और इसका ये क्या बोलते हैं डाइपोल मोमेंट p ही है, तो kp/r³ डायरेक्ट हो जाएगा। अब ई नेट कितना होगा? ई नेट हमारा सिंपली दोनों को ऐड कर देंगे, E1 प्लस E2। E1 कितना है बताओ? E1 मेरा है 2kp/r³। E2 भी उतना ही है, 2kp/r³। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4kp/r³। ये मेरा हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन बताओ क्या होगी? ऐड क्यों किए? जो डाइपोल की डायरेक्शन होती है, जो डाइपोल की डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विटोरियल पे, आगे बताऊंगा, चलो उसको टेंशन ना लो। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें इसकी वजह से कुछ डाइपोल आएगा E, जो हम डायरेक्ट इस बार लिखेंगे। ये देखो ये डिस्टेंस कितनी है? 2r है। डायरेक्ट क्या लिखेंगे? 2kp/r³। लिख देंगे। और इस पर क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड E2? अगर ये आगे की साइड रहा होता तो ये सिंपली 2kp/r³ होता। लेकिन ये तो उल्टा है इसलिए माइनस लगा दिया। पिछले वाले में सीधा था इसलिए माइनस नहीं लगाया, इसमें उल्टा इसलिए माइनस लगा दिया। तो ई नेट मेरा हो जाएगा E1 माइनस E2। क्यों माइनस हुआ भाई? क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस बार उल्टा है, मतलब इसकी डायरेक्शन उल्टा है इसलिए। तो सिंपली नेट 0 आ जाएगा, इसमें से ही चला जाएगा। तो आगे चलिए अगले सवाल पर। अब देखो मिड पॉइंट पर कैसे निकालेंगे? तो मिड पॉइंट पे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली एक काम करेंगे। कौन सा काम करेंगे? देखो, जो इस मिड पॉइंट पर नीचे साइड डाइपोल मोमेंट p लग रहा है, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगा और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगा। इसकी वजह से ये होगा कुछ E मान लेते हैं और ये होगा कुछ E। अब दोनों डाइपोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? 2r है। तो कुछ नहीं, तो यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस ई मिड पे बोला है तो आर हो जाएगा, आर हो गया। अब इलेक्ट्रिक और डाइपोल के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? आर हो गया। तो ये कि ये जो है, मान लेते हैं इसको E1, मान लेते हैं इसको E2। तो E2 जो होगा वो होगा kp/r³ और E1 जो होगा वो भी होगा kp/r³। अब देखो ध्यान से देखना, जब डाइपोल नीचे बन रहा है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर बन रहा है, जब डाइपोल ऊपर बन रहा है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे बन रहा है। इससे क्या मतलब? इसका मतलब इक्विटोरियल पोजीशन पर डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर नहीं, मतलब 180 डिग्री पर होते हैं।
अपोजिट होते हैं और ये ऑलवेज होगा, ये ऑलवेज ट्रू होगा। इस पर बेस्ड एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी हम करेंगे। अब देखो इसमें, अब इसमें ये ऊपर है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इवन आएगा, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे ही आएगा, वो भी इवन ही होगा। तो ये 2 टाइम्स ऑफ अगर हम ले लें इवन तो 2 टाइम्स ऑफ ई हो जाएगा। और ई क्या होता है, एक्सियल लाइन है, सॉरी मतलब परपेंडिकुलर लाइन है, पर जब इंसान खड़ा होता है तो उसकी वैल्यू कम होती है, तो इसलिए सिर्फ के पी आएगा और नीचे आर क्यूब आएगा। अगर लेटा होता तो 2 के पी आता, ये 2 इसका एक्स्ट्रा वाला है, समझे। तो इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नीचे साइड होगा और यही होगा। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1 मिनट, हाँ ठीक है सही है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखो ये क्वेश्चन है आईआईटी एडवांस का। कैसे करेंगे इसको, सिंपल तरीका है एक। क्या सिंपल तरीका है, एक काम करते हैं, हमको इसमें भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही बतानी है इस पॉइंट पर। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है, 2r। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, अगर मैं इसको तोड़ूं तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, 8p cos थीटा। इस डायरेक्शन में क्या होगा, इस डायरेक्शन में 8p sin थीटा। और इसको मैं अगर तोड़ूं तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, सिंपली p cos थीटा और इस डायरेक्शन में p sin थीटा। होगा या नहीं होगा, होगा। अब मैं अगर वेक्टर है, वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। इस 8p cos थीटा वाले डायपोल मोमेंट और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में डिस्टेंस कितने की है, 2r की। तो अगर मैं वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके बनाना चाहूँ एक पॉइंट पर, तो नीचे साइड, तो अब एक बात और हाथ आना था। अब देखो तो मेरा जो, यार मेरी पिन अपने आप चल रही है, देखो मेरा हाथ यहाँ है। भूत, रात के 12 बजे आने वाला है। देखो क्या हो रहा है, कहाँ था मैं यार, तुम लोग सब भुलवा देते हो मुझे। कहाँ था, हाँ ये डाइपोल एक इधर है एक इधर है। तो क्या हम कह सकते हैं, अगर हम एक पॉइंट ले लें, एक पॉइंट ले लें जिस पर नीचे साइड डाइपोल मेरा p sin थीटा है और ऊपर साइड डाइपोल मेरा क्या है, जो 2 वाले पे है 8p sin थीटा है कि नहीं है। और आगे वाले पर जो डाइपोल है वो इसकी वजह से p cos थीटा है, p cos थीटा प्लस इसकी वजह से 8p cos थीटा है। ये यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया चीज़ें, मुझे सिर्फ इतना बता दो, बाकी चीज़ें मैं समझाने की गारंटी लेता हूँ। अब देखो जब जब कब, जब p और 8p डाइपोल एक दूसरे से अपोजिट में, एग्जाम्पल जल्दी नीचे आ, जब 8p और p डाइपोल एक दूसरे से अपोजिट में होते हैं और 8p वाले का डिस्टेंस 2r होता है और p वाले का डिस्टेंस r होता है, तो इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाता है। कर चुके हैं ऑलरेडी ये चीज़, तो रिपीट नहीं करेंगे। तो अब कोई नहीं ये पूछेगा कि 8p 1p से कैसे कैंसिल हुआ, ठीक, कैंसिल हो गया। अब ये वाली जो लाइन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसी है, एक्सियल जैसी है। तो एक्सियल जैसी है तो इसकी वजह से जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ये पूरा कैंसिल हो गया। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कितना बनेगा बताओ, 8 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, सिंपली मेरा एक p cos थीटा बचा है, एक 8p cos थीटा बचा है। तो क्या दोनों को डायरेक्ट जोड़ के 9p cos थीटा कर दें, गलत हो जाएगा। हमको p नेट थोड़ी निकालना है, हमको e नेट निकालना है। तो इसकी वजह से जो e होगा वो क्या होगा, k इंटू पी डिवाइडेड बाई r का क्यूब। इससे और इलेक्ट्रिक फील्ड से दूरी r की है और यहाँ पर क्या हो जाएगा cos थीटा, प्लस इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की दूरी कितनी है 2r है, तो k 8p इंटू कॉस थीटा, अच्छा प्लस क्यों किया, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, डिवाइडेड बाई 2r का क्यूब। यार सच में भूत आ गया है क्या। अब देखो यहाँ पर 2 का क्यूब से एक 8 निकलेगा, वो 8 को कैंसिल कर देगा, तो ये के पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब और के पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब। एक सेकंड कुछ मिस्टेक हो रही है। एक्सियल लाइन है ना, जब इंसान मर जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, 2 आएगा, एक एक्स्ट्रा टर्म याद रखना यार, भूल गया था मैं भी। तो टोटल क्या हो जाएगा 4 के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ये मेरा ई नेट आ जाएगा। बहुत ही अच्छा आईआईटी का एडवांस का सवाल का क्वेश्चन को हम धुआं करते हुए। अब देखो हमने जो ये यार एक्सियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इतनी होती है, कितनी, 4k क्यू ए आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू स्क्वायर। और जो इक्वेटोरियल पर होती है वो कितनी होती है, अरे यार इक्वेटोरियल पे जो होती है वो कम होती है, इसकी कितनी होती है, कम, के क्यू, उसमें ए होता है या आर होता है, उसमें आर होता है, डिवाइडेड बाई उसमें
एडिशन होता है ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे प्लीज़ करेक्ट कर देना। मैं क्यों लिख रहा हूँ पता है, मुझे याद करना है इसको, इसीलिए बार बार लिख रहा हूँ। तो हमने जो ये ए था ना, ए ये मेरा एक्चुअल में दो चार्ज के बीच में हमने जो माना था वो 2a माना था, तब इसमें a आया था। अगर कभी क्वेश्चन में a दे दिया तो यहाँ पर a/2 आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल दिया दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस 6 मीटर है, तो आप यहाँ पर a की जगह पर क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे या 3 लिखेंगे? आप 6 लिखेंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, इसलिए आपको 3 लिखना पड़ेगा। वो 2a का वैल्यू दिया है तो a कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। ध्यान रखते हुए इस बात का अगला सवाल करते हैं। क्या, दो चार्ज हैं, एक सेम वैल्यू के हैं, एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है। मान लेते हैं ये प्लस क्यू है, मान लेते हैं ये माइनस क्यू है। 6 मीटर अपार्ट रखे गए हैं, ये है 6 मीटर, मतलब यहाँ पर मेरी 2a की वैल्यू 6 मीटर है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेशियो 4 मीटर फ्रॉम द सेंटर। ये सेंटर से कुछ 4 मीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बताओ फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, एक बार एक्सियल लाइन पर और एक बार इक्वेटोरियल लाइन पर। तो मुझे सिर्फ इतना बता दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्सियल लाइन पर ज़्यादा होगी या कम होगी, सिर्फ इतना बताना, ज़्यादा या कम। एक्सियल मतलब लेटा, लेटा मतलब ज़्यादा, ज़्यादा मतलब 4k/q। ज़्यादा में देखो ज़्यादा चीज़ें आएंगी तो k/q/a/r दोनों आ जाएगा, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ये ब्रैकेट है, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 6 मीटर। तो ये हमको 2a की वैल्यू दी है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, रख देते हैं वैल्यू, रख दें, रख देते हैं भाई, डर क्यों रहे हो, रख दो, रख देंगे। तो जब इसमें वैल्यू रख देंगे, एक काम करते हैं ना, रेशियो निकाल लेंगे ना, ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा कठिन होगा। और ई इक्विटोरियल क्या होता है, ई इक्विटोरियल जो होता है वो कम होगा, कम मतलब 2 होगा, k/q, इसमें r आएगा, a नहीं आएगा, और नीचे जो है वो एडिशन होगा a स्क्वायर और r स्क्वायर का पावर 3/2। अब मैं अगर इसको इक्वेशन 2 मानता हूँ, इसको इक्वेशन 1 मानता हूँ, तो हमको एक्सियल को इक्वेशन से डिवाइड करना है। तो एक को हम 2 से डिवाइड करेंगे, जब हम 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 4k/q/a/r डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, ऊपर चला जाएगा ये वाला टर्म a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इंटू 3/2 डिवाइडेड बाई ये वाला टर्म 2k/q/r। अब मुझे इतना बताओ क्या क्या कैंसिल हो रहा है, k से k, q से q, और r से r, 4 से 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो मेरा जो ऊपर है वो 2 हो जाएगा, और इसमें ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 2 है, a की वैल्यू 3 है, 3 3 का 9, प्लस r कितना है, r क्या है भाई इस क्वेश्चन में, r जो है वो 4 मीटर है, तो 4 चौके 16, और इसको ब्रैकेट बंद 3/2 कर देंगे, ठीक है। अब देखो डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू कितनी है, अब चाहे ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करो, चाहे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर देंगे, तो 16 में से 9 जाएगा और उसका स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई, ये हो गया 25, ये हो गया पावर 3/2। पावर सॉल्व करने आती है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस कितना बचेगा, 7, पक्का 7 ही बचना चाहिए भाई। 25 4 2, कुछ तो गलती है, कुछ और एक्स्ट्रा बच रहा था क्या, ए ये ए एक्स्ट्रा है, ए एक्स्ट्रा है कि क्या एक्स्ट्रा है, ये इसमें ए आता है, इसमें आर नहीं आता है। जब इसमें ए आता है तो यहाँ पर ए कैंसिल होगा और आर एज इट इज़ रहेगा, ठीक। आर एज इट रहेगा तो यहाँ पर 2r हो जाएगा। मैंने साला सबको काट दिया था। इक्वेटोरियल वाले फॉर्मूले में ऊपर ए आता है कि आर आता है, कंफ्यूजन हमेशा रहती है यार। ए आता है भाई, ए आता है भाई, याद करना पड़ेगा यार, मैं 2 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, याद करने का बहुत गंदा है। तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाई 4 आ जाएगा, क्योंकि आर की वैल्यू 4 है। अब देखो यहाँ पर -16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 7, 7 का स्क्वायर। अब देखो 4 दूनी 8, ये 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है तो इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 5 का क्या बचेगा, क्यूब, नीचे 7 7 49। अब 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 का क्यूब 125, 125 डिवाइडेड बाई 49। अब कैसे करोगे, मुझे भी नहीं आता। 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से होगा, 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 होगा, सिंपली ऐसे मैंने करता हूँ, आप भी ऐसे कैलकुलेशन किया करो। 1000 बटे
49, ये होगा रेशियो। अब देखो आगे चलते हैं, अगला सवाल करेंगे। हमको क्या पूछ रहा है, हमको हमसे पूछ रहा है हमको ई नेट बताना है इस पॉइंट पर। कैसे बताएंगे, सिंपल है एकदम। देखो ये मेरा डाइपोल मोमेंट है और ये भी मेरा डाइपोल मोमेंट है। उससे क्या, उससे ये वाला डाइपोल मोमेंट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, अरे भाई तुम पगले हो का तुम, ये जो जो इसका नेट डाइपोल है वो क्या होगा, ये डाइपोल और ये डाइपोल के बीच में जो एंगल है वो मेरा कितना है, 90 डिग्री, दोनों डाइपोल के बीच में। तो इसका नेट डाइपोल √2p हो जाएगा। अब ये क्या ऐसा कुछ केस नहीं बन गया कि डाइपोल भी इसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो ये कुछ एक्सियल जैसा केस नहीं बन गया। और एक्सियल के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, एक्सियल मतलब लेटा हुआ 2kp डिवाइड बाई r³। अब इसमें जो ये p है वो क्या है, √2, तो 2k √2p डिवाइडेड बाई r³। तो यहाँ से 2√2kp डिवाइडेड बाई r³ लिख सकते हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है इस पॉइंट पर और एंगल बताना है डाइपोल मोमेंट और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पर। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे भाई, अच्छा सवाल है। अब देखो नॉर्मली हम ऐसे तोड़ते नहीं हैं, लेकिन हम इसमें तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे भाई, ये p है मतलब डाइपोल मोमेंट है, इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना होगा, p cos थीटा, और cos थीटा इस डायरेक्शन में होगा अगर ये डाइपोल है, तो इस डायरेक्शन में कितना होगा, p sin थीटा। होगा कि नहीं होगा, होगा। अब ध्यान से देखना मेरी बात, ध्यान से, ये मेरा कुछ ऐसा डायग्राम बन गया, ऐसा और ये ऐसा, दोनों के बीच एंगल 90 है। ये मेरा है p cos थीटा, ये मेरा है p sin थीटा। तो नेट जो डाइपोल है यहाँ पर हो जाएगा वो क्या होगा, √2 क्या, एक काम करते हैं, पहले हम E1 E2 लिखते हैं। इस डाइपोल इधर है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखो डाइपोल भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, डाइपोल भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें कुछ एक्सियल जैसा केस बनेगा। तो 2kp की जगह पर p cos थीटा डिवाइडेड बाई r³ हो जाएगा E1। अब ये वाले पॉइंट पर ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये वाला डाइपोल मेरा इधर है, तो ये कुछ परपेंडिकुलर जैसा केस नहीं बन गया, बन गया। परपेंडिकुलर मतलब इक्वेटोरियल, और इक्वेटोरियल पर जो रहता है जब इंसान खड़ा रहता है तो कम होता है, क्या, सिंपली सिर्फ kp बाई r³। अब यहाँ पर जो p है वो क्या है, p sin थीटा है। तो मेरा E1 E2 आ गया। अब नेट रिजल्टेंट जो होगा वो रूट क्या होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रूट के अंदर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर होगा। अब E1 की वैल्यू कितनी है, E1 की वैल्यू कितनी है, 2kp cos थीटा अपॉन r³, मतलब एक तरह से क्या वो है ही, अरे यार इन दोनों की वैल्यू को रूट में लिख दो यार, क्या बताऊँ मैं, kp cos थीटा अपॉन r³ का होल स्क्वायर प्लस kp sin थीटा का r³, और दोनों को कर दो रूट के अंदर। ये मेरा आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे इसको हम डायमेंशनली छोड़ो रहने दो। अब इसमें यार थोड़ा सा करेक्शन था, पीडीएफ में मैं एडिट करके दे दूंगा। कौन सा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें करेक्शन ये है कि हमने मच लार्जर साइज देन डाइपोल, क्या है, एक क्यू चार्ज है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिकल डाइपोल है, तो डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम डाइपोल आर है, आर जो है वो मच लार्जर देन साइज ऑफ डाइपोल। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो जाती है kp अपॉन r³, हो जाती है कि नहीं हो जाती है। अब इसमें क्वेश्चन में जो है वो करेक्शन था, क्वेश्चन यार पास में मुझे करेक्शन था, क्या करेक्शन था कि यहाँ पर जो है वो r³ है, ये वाला जो स्क्वायर लिखा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ है, इसीलिए सेकंड ऑप्शन। अब देखो आगे, इलेक्ट्रिक फोर्स, ध्यान से देखना क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना, बाद में मत बोलना कि नहीं यार सेम क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन डाइपोल एंड चार्ज f, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन डाइपोल, एक डाइपोल है और एक चार्ज है E, उसके बीच में जो फोर्स है वो F है, इसके बीच की डिस्टेंस को हमने डबल कर दी। इसके बीच की डिस्टेंस को हम लेते क्या थे, याद करो, R लेते थे, इसको जब डबल कर देंगे तो फोर्स कितना टाइम्स हो जाएगी, तो फोर्स होती क्या है QE, और E क्या होता है, E जो मेरा होता है वो होता क्या है बताओ, अरे भाई kp अपॉन r³।
तो आर को मैंने 2 गुना बढ़ाया तो 1/8 टाइम मेरा ई कम होगा। 1/8 टाइम अगर ई कम हुआ तो फोर्स भी 1/8 टाइम कम होगा, तो 1/8 आ जाएगा आंसर। समझ में आया कैसे लिंक हुआ? अब देखो ये चीज़ आपको याद रखनी है, फोर्स बिटवीन दो पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, कूलम्स लॉ है। डाइपोल और पॉइंट चार्ज जो ऊपर हमने किया, आर क्यूब होता है फोर्स और इसके बीच का रिलेशन। और ये हम पढ़ेंगे आगे आगे के लेक्चर में कि फोर्स दो डाइपोल के बीच में जो फोर्स होती है वो आर पावर के 4 होती है। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू डाइपोल। देखो क्वेश्चन एकदम वैसा लग रहा है बट है नहीं, ये टू डाइपोल है, वो एक डाइपोल और एक चार्ज के बीच में था, दोनों के बीच में डिस्टेंस 2 गुना कर दी, तो फोर्स कितनी होगी, आर बाई का स्क्वायर, आर बाई का आर का 4 पावर, तो 1/2 गुना कर दी तो 2 का पावर 4, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, मतलब 1/16 टाइम इसका आंसर होगा। आगे चलेंगे। ये क्वेश्चन सर ने टेलीग्राम पे भी डाला था, आपने प्रोजेक्टाइल में भी पढ़ाया था कि रेट ऑफ चेंज इन स्पीड अगर कांस्टेंट नहीं है, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड क्या होती है, एटी होती है भाई, एटी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो कांस्टेंट नहीं, लेकिन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये क्या होती है भाई, ये होती है सिंपल एक्सेलरेशन, सिंपल ये नेट एक्सेलरेशन कह सकते हैं, एक्सेलरेशन। अब ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये भाई ट्रू है, कौन से केस में ट्रू है देखते हैं। अगला सवाल भी वही है कि एक प्रोजेक्टाइल, ये ट्रू है लेकिन किस केस में, सर्कुलर में नहीं, ये प्रोजेक्टाइल के लिए सही है क्योंकि उसमें जो एटी होता है वो वेरिएबल होता है, लेकिन जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा जी लगते रहता है, तो ये एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही हो गया ना, ये तो ऑलवेज जी ही लग रहा है। आगे चलेंगे, दो स्टेटमेंट दिया है, ये मैंने आपको एक हिंट दिया था, इलेक्ट्रिकल फील्ड और इक्वेटोरियल लाइन ऑलवेज एंटी पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट। कौन सा केस है, ये एक डाइपोल है, इससे आर डिस्टेंस पर एक इलेक्ट्रिक पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। अब ये पैरेलल वाला है और ये परपेंडिकुलर वाला है, मतलब ये एक्सियल वाला है और ये इक्वेटोरियल वाला है। क्वेश्चन पहला क्या है, इक्वेटोरियल वाला है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी, मतलब हमेशा इस साइड होगी। हाँ ये बात सही है, इक्वेटोरियल में हमेशा परपेंडिकुलर होगी कभी भी, लेकिन लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट, भाई इसने पैरेलल बोल दिया, मतलब ये कि देखो ये डाइपोल मोमेंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस साइड होगी। एक मिनट रुको यार, समझ नहीं रहे हो, देखो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि मेरी जो ये जो डाइपोल होता है वो क्या होता है, एक तरह से प्लस और माइनस क्यू का कॉम्बिनेशन ही होता है, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसके इस साइड है तो क्या होगा, इस दोनों पॉइंट के बाहर तो पैरेलल होगा, लेकिन इस पॉइंट के बीच में जो होगा वो पैरेलल नहीं होगा। मतलब ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड मोस्टली तो होगा पैरेलल ही, बट एक केस में नहीं होगा, इसीलिए स्टेटमेंट पहली जो है वो करेक्ट होगी और दूसरी जो है वो गलत होगी। क्यों, अरे यार कैसे बताऊं क्यों, देखो ध्यान से देखो, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू है, यही मेरा डाइपोल बना रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, ठीक है, तो इस पार्ट के राइट में और इस पार्ट के लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, ये नेगेटिव चार्ज है इससे दूर है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी। तो पैरेलल तो है लेकिन दोनों चार्ज के बाहर, चार्ज के बीच में क्या होगा, बीच में ये हो जाएगा, क्या होगा बीच में, ये अपने से दूर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भेजेगा, ये अपने से इस तरफ भेजेगा, तो ये अपने से इस तरफ भेजेगा और ये अपनी तरफ ही भेजेगा। ये देखो ये अपने से दूर भेज रहा है, भेज रहा है कि नहीं भेज रहा, भेज रहा है, ये अपने से दूर भेज रहा है, लेकिन ये अपने से दूर तो कभी भेजता ही नहीं, इसलिए क्या होगा, बीच वाला इसने गद्दारी कर दिया, बीच वाला जो है वो गद्दारी कर दिया, और इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैं क्या है यार, पी को क्या बोलते हैं, देखो मैं कैसी चीज़ें बोलता हूँ यार, डाइपोल मोमेंट, ये जो है बाहर पैरेलल होगा लेकिन अंदर पैरेलल नहीं होगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर, फोर्स ऑन डाइपोल इज जीरो इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके ऊपर हम एक यहाँ पर डाइपोल रख देते हैं, मान लेते हैं कि एक डाइपोल रखा माइनस क्यू प्लस क्यू, तो इसके ऊपर जो फोर्स है वो जीरो होगी या नहीं, तो नहीं होगी। क्यों, क्योंकि बताया ही नहीं ना इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तब मेरा जो
फोर्स है वो जीरो होगा, और अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो जीरो नहीं होगा। यही चीज़ अगर क्वेश्चन में बताया सर ने। ये फोर्स नहीं है, ये नेट फोर्स भी इसको कह सकते हो, मतलब ये नेट ही है, ठीक। तो नेट फोर्स ऑन डाइपोल जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, जब ये फॉल्स है, क्यों? क्योंकि फोर्स ऑन डाइपोल ऑलवेज जीरो इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ट्रू है। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो ये ट्रू नहीं है। ये वाले क्वेश्चन में देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये इस साइड आएगा, कुछ इस साइड जाएगा, फोर्स जो लगेगी, और इसकी वजह से फोर्स कुछ इधर लगेगी और फोर्स इधर लगेगी, इसकी तरफ लगेगी। तो मुझे इतना बताओ, ये वाली फोर्स, ये वाली फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, ये वाली फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, लेकिन ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स जो है, या इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल हो गई कि नहीं हो गई? तो यही चीज़ तो बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑन एक्सियल पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट। ये वाला और ये वाला पैरेलल है, लेकिन ये साला धोखा दे दिया और एंटी पैरेलल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के। इसीलिए एक्सियल वाले में ये ऑलवेज ट्रू नहीं होगा, ट्रू है बट नॉट ऑलवेज। तो अगर सिर्फ ऐसा स्टेटमेंट दिया तो उसको हम गलत ही बोलेंगे, इसको सही बोलेंगे। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में कल सुबह, तब तक के लिए ओके बाय।